हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है निर्वाचन आयोग, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस यूनिट 10 में है और इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और सारे कॉन्सेप्ट आपको यही समझ आ जाएंगे, साथ ही साथ मैक्सिमम फैक्ट्स आपको निर्वाचन आयोग के बारे में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और नेताओं जैसे अधूरे काम ना करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग को समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा देख लेते हैं कि आखिरकार निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि यहाँ जनता के द्वारा शासन किया जाता है। किसके द्वारा शासन किया जाता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अब्राहम लिंकन ने कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। परंतु भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे दोस्तों जो शासन किया जाता है वे जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। जनता क्या करती? प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से शासन करती है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि अपने जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो इन्हीं प्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए, संसद के चुनाव करने के लिए, राज्य विधानमंडल के चुनाव करने के लिए, चूंकि भारत एक गणतंत्र देश है, तो राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। और ऐसा निर्वाचन आयोग दोस्तों जो कि निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। कैसा हो? निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो और चुनाव सही तरीके से कराया जाए। इसके लिए संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की आवश्यकता हमारे देश में थी और इसी को देखते हुए 1950 में निर्वाचन आयोग का दोस्तों क्या किया गया? गठन किया गया। चलिए अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसकी सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम वर्णन की बात करें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग व उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है कि संविधान के किस भाग में? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 324, हम 324 से 329 तक एक एक आर्टिकल देखेंगे आगे स्लाइड्स में। ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है दोस्तों? चूंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है तो इसका स्वरूप है संवैधानिक, ये स्वायत्त है और स्वतंत्र आयोग, अर्थात इस पर किसी का नियंत्रण नहीं, स्वतंत्र आयोग है, संवैधानिक है। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो वे थे सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बीएस रमा देवी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है? बीएस रमा देवी। आपसे पूछे प्रथम चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त तो बीएस रमा देवी। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में चुनाव आयुक्त थे। तीनों फटाफट याद कर लो। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, बीएस रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा वर्तमान चुनाव आयुक्त। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों निर्वाचन आयोग का? संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। किसका? संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी हमने देखी। अब हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 15 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 15 में दोस्तों 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो अनुच्छेद है वो है 324। 324 क्या बात करता है? 324 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया के संबंध में यदि प्रावधान किसी अनुच्छेद में है तो वे आपके 324 में है। तो 324 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना,
कैसे की जाएगी, निर्वाचन आयोग की संरचना क्या होगी और निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस संबंधी प्रावधान 324 में किए गए और इसमें 6 सब क्लोज हैं दोस्तों। 324(1), 324(2) ऐसे करके 324(6) तक सब क्लोज हैं, जिसके संबंध में निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान उसी में बताए गए हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 324 ही है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा है 325। तो 325 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो ये निर्वाचक नामावली जो तैयार की जाएगी दोस्तों, वो धर्म, जाति, मूलवंश एवं लिंग के आधार पर इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग जब भी निर्वाचक नामावली तैयार करेगी तो किसी के धर्म, जाति, मूलवंश या किसी भी लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 325 कहता है। तो आर्टिकल 325 निर्वाचक नामावली में समानता की बात करता है। किसमें? निर्वाचक नामावली में समानता की बात करता है। आर्टिकल 326 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 324 है, फिर 326 है। 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है कि वह न्यूनतम आयु जब कोई व्यक्ति मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। पहले दोस्तों ये 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो कि कब प्रभावी हुआ, 1989 में प्रभावी हुआ, उसके द्वारा 21 वर्ष से घटा के वयस्क मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह प्रावधान है वयस्क मताधिकार का, वो है आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 327 और 328 संसद और राज्य विधानमंडल को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। ये आर्टिकल 327 क्या कहता है कि संसद निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति रखती है, जबकि आर्टिकल 328 के तहत राज्य विधानमंडल को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति की बात की गई है। तो आर्टिकल 327 और 328 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल को किसकी शक्ति प्रदान करता है, निर्वाचन के संबंध में शक्ति प्रदान करता है, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 329 क्या कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। ठीक है, तो निर्वाचन के संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, आर्टिकल 329। चलिए फटाफट याद करते हैं। आर्टिकल 324 क्या था, निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया। 325 में क्या था, समानता की बात करी भाई साहब। समानता मतलब निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 में क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट वयस्क मताधिकार के बारे में बोला। पहले जो 21 वर्ष थी उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने कितनी कर दी जनाब, वो हमने कर दी 18 वर्ष। 327 संसद को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि 328 तो ये जुड़वा भाई हैं, तो राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का ना होना, कि भैया न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से कार्य करेगा। तो ये थे भाग 15 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। आप टेंशन मत लीजिए, हम एक बार रिवाइज करेंगे इसे अच्छे से और याद ही करेंगे इस वीडियो, बस आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहें। अब सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में। निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में, संरचना के बारे में और हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कौन से अनुच्छेद में, 324 में। तो उसी का सब क्लोज, मैंने बोला था कितने सब क्लोज हैं, 6 सब क्लोज हैं, तो उसी का एक सब क्लोज है 324(1) जो निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है। ये आर्टिकल ये कहता है मित्रों कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 4 चीजों के बारे में बात की गई। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी, निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 324(1) ये बोल रहा है। निर्वाचन आयोग दोस्तों एक अखिल भारतीय संस्था है, अतः केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। और निर्वाचन आयोग स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अखिल भारतीय संस्था का मतलब क्या है कि चूंकि ये केंद्र में संसद के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, वहीं राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी कराता है और दोनों के लिए समान है, इसलिए कैसी संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है। और चूंकि इसका प्रावधान संविधान में किया गया है तो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र और स्थायी है। ठीक है, तो आर्टिकल 324(1) याद रखिए। निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों करेंगे साहब, हम करेंगे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण के लिए। कैसी संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है और स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते आर्टिकल 324(2) जिसमें बताया गया है संरचना के बारे में।
तो आर्टिकल 324(2) में संरचना के बारे में बताया गया है कि भैया जो निर्वाचन आयोग है वो किससे मिलकर बनेगा। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उतने आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उतने आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। कौन निर्धारित करे? राष्ट्रपति। मतलब ये तो तय हो गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे? जो राष्ट्रपति निर्धारित करें। ठीक है, तो ये संरचना बताई गई आर्टिकल 324(2) में। तो हुआ क्या, थोड़ा आप देख लीजिए। तो मूलतः तो ये एक सदस्यीय था, ठीक है, और लगभग 16 अक्टूबर 1989 तक ही एक सदस्य रहा, अर्थात इसमें क्या रहा? मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहा। इसमें क्या रहा? मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहा। परंतु क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 तक आते आते ही देखा गया कि निर्वाचन आयोग के कार्यभार में वृद्धि हो गई। तो उसी के कार्यभार में कमी लाने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार 16 अक्टूबर 1989 को दोस्तों कितने सदस्यीय आयोग हो गया? ये 3 सदस्यीय आयोग हो गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। तो इस प्रकार पहली बार त्रिस्तरीय कब बन जाता है, त्रिसदस्यीय कब बन जाता है? 16 अक्टूबर 1989 को। आपसे पूछा जाए कि पहली बार चुनाव आयोग त्रिसदस्यीय कब बना? 16 अक्टूबर 1989 को। फिर 1990 में इसे पुनः एक सदस्य कर दिया जाता है। पता नहीं क्या होता है कि नहीं नहीं भैया मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहेगा। फिर आखिरकार 1 अक्टूबर 1993 को, कब? 1 अक्टूबर 1993 को इसे पुनः त्रिसदस्यीय कर दिया जाता है, अर्थात एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त के साथ ये 3 सदस्यीय निकाय अंततः बन जाता है। और यही संरचना वर्तमान में भी प्रचलित है कि वर्तमान में क्या है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंध के अधीन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। अब ये हमने पढ़ा आर्टिकल 324(1) जिसमें गठन की बात करी, आर्टिकल 324(2) जिसमें संरचना की बात करी। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 324(3). आर्टिकल 324(3) क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो ही आयोग का अध्यक्ष होगा। किस आयोग का अध्यक्ष होगा? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कौन है मित्रों? वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जी क्या होंगे? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वही आयोग का अध्यक्ष होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 324(3) में कहा गया है। तो 324(4) में क्या कहा गया? 324(4) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए, ये लोग हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, इनकी सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान, ये आईएमपी है कि आर्टिकल 324(4) ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। किस लिए कर सकेगा? निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए। तो निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। तो अभी हमने 4 आर्टिकल पढ़े 324 में। 324(1) गठन की बात करता है, निर्वाचन आयोग की गठन, स्थापना, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। आर्टिकल 324(2) कहता है कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य उतने आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। फिर राष्ट्रपति निर्धारित किया एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, फिर बोला कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 324(3) क्या कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही आयोग का अध्यक्ष होगा, अर्थात सुनील अरोड़ा जी वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। 324(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, अब देखते हैं अगला आर्टिकल 324(5). अब 324(5) में 3 बातें हैं। पहली सेवा शर्तें, दूसरी पदअवधि मतलब कार्यकाल, तीसरी हटाने की प्रक्रिया। ये 3 बातें आर्टिकल 324(5) में हैं। ठीक है, कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा और इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों मूल संविधान में इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किए गए थे। उसमें बस इतना बताया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें और पदअवधि होगी वो वह होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। मतलब भैया राष्ट्रपति महोदय जो बोल देंगे वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदअवधि होंगी। तो राष्ट्रपति निर्धारित कैसे करेगा? तो वो करेगा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। मतलब जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो पहले विधि बनाएगी, वो जो विधि बनाएगी उसी के अनुसार राष्ट्रपति
सेवा शर्तों का और कार्यकाल को सुनिश्चित करेगा, निर्धारित करेगा। तो संसद पीछे नहीं हटी, संसद ने कहा चलो एक अधिनियम बनाते हैं, और अधिनियम बना निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 थे। तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान होंगे। किन तीनों के वेतन भत्ते? मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते होंगे वो ही अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते होंगे, और जो कि किसके समान होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेतन भत्ते व अन्य लाभ किसके समान होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसे दर्जा प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख प्रति माह। तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह। इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके नियुक्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, और इनकी जो पदावधि है दोस्तों वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो चलो, तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके नियुक्ति के बाद नहीं किया जाएगा, और पदावधि दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। अब मान के चलो मित्रों, कभी इनके बीच विवाद हो जाए तो जो आयोग निर्णय लेगा वो बहुमत के आधार पर लेगा। कभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विवाद हो जाए तो आयोग हमेशा बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे आर्टिकल 324(5), जिसमें सेवा शर्तें, पद अवधि और हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देखते हैं। अब हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो आर्टिकल 324(5) में ही हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस पद से, अंडरलाइन केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, सीसीआई की। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। मतलब जिस हिसाब से आप साहब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हो, ठीक उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाओगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? तो उसे हटाते हैं संवैधानिक कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति किसको हटा देता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी जांच करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों राष्ट्रपति हटाएगा किसकी सिफारिश पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। मतलब अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाओ, और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है, अब आर्टिकल 324(6) क्या कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। यदि केंद्र में चुनाव है तो राष्ट्रपति उपलब्ध कराएगा, यदि राज्यों की विधानसभा में चुनाव है तो राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। आर्टिकल 324(6). तो दोस्तों एक बार फटाफट हम देख लेते हैं आर्टिकल 324(1) में क्या कहा गया। गठन के बारे में बात की गई। आर्टिकल 324(2) में संरचना के बारे में बात की गई, 1+2 वर्तमान में है। ठीक है, आर्टिकल 324(3) में क्या कहा गया है कि जो चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, वही आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। 324(4) में क्या कहा गया है? प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयुक्तों की मदद करवाने के लिए। 5 में क्या कहा गया है? सेवा शर्तें, पदावधि और हटाने की प्रक्रिया। सेवा शर्तें, पदावधि वही होगी जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति निर्धारित करे। कौन? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 324(6) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। अब निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग का काम क्या है? परिसीमन या सीमांकन करना। किसका? निर्वाचन क्षेत्रों का। तो निर्वाचन क्षेत्र कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता सूची तैयार करना एक प्रमुख कार्य है। हर साल आपने देखा होगा फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची तैयार की जाती है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयुक्त करता है। निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना, साथ ही साथ नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, और आचार संहिता भी लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो परिसीमन करना निर्वाचन क्षेत्रों का, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और निर्वाचन की तिथि तथा समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। और देखते हैं आगे, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। मान के चलो संसद में कोई सदस्य अयोग्य है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति को, और राज्य विधानमंडल में यदि कोई अयोग्य है तो उसके संबंध में राज्यपाल को सलाह देना।
निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, चुनाव धांधली हो जाए, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष होने पर के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं, इसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। देखो, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उससे आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रपति शासन को, तो चुनाव आयोग तो ये बोले कि वहां पे चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तभी वहां पे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या थे? निर्वाचन आयोग के कार्य थे। अब निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं कि भैया निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसके संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला प्रावधान तो ये कि भैया ये संवैधानिक संस्था है, क्योंकि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है ठीक उसी रीति से हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसका दर्जा प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नियुक्ति के 50 सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकेगा और वेतन भत्ते दोस्तों किस पर भारी होंगे? संचयन निधि पर भारित होंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम निर्वाचन आयोग के संबंध में देख लेते हैं। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। दूसरा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो मत अधिकार की आयु थी 21 वर्ष से घटा के कितनी वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी। आईएमपी है, पहले बता चुका हूं। 326वें 22 मताधिकार के बारे में बात की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। देखिए दोस्तों, परिसीमन आयोग का गठन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो जो परिसीमन आयोग बनेगा उसका पदेन सदस्य कौन होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। जो भी, जैसे सुनील अरोड़ा जी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और यदि वर्तमान में परिसीमन आयोग का गठन हो जाए तो वो पदेन सदस्य उसके होंगे। अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में, 63 में, 73 में, मतलब पहले कंटिन्यूस गठन किया गया 1952, 63, 73 में, फिर 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? आपका जवाब होगा 4 बार। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग केरल के पारोल विधानसभा में किया गया था मई 1982 में। कब? मई 1982 में केरल के पारोल विधानसभा में किया गया था। और नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम 5 विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कितनी विधानसभा में? 5 विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम ने संपूर्ण आम चुनाव सर्वप्रथम 2004 में कराया। तो हमने ईवीएम से संबंधित 3 फैक्ट पहले, क्योंकि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ साहब? तो केरल में हुआ। कौन से विधानसभा में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया? तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम 5 विधानसभा में 1998 में इसका प्रयोग किया गया। आम चुनाव पहली बार कब कराए गए? तो 2004 में कराए गए। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्ची मशीन का प्रयोग 2013 में सबसे पहले नागालैंड में किया गया था। तो वीवीपैट का सबसे पहले प्रथम क्या किया गया था? 2013 के नागालैंड में। 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया और 2019 के आम चुनाव में वीवीपैट से मतदान करवाए गए। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। चलिए एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 324 में। कैसा स्वरूप है दोस्तों? सांविधिक, स्वायत्त और स्वतंत्र रहेगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? याद करिए, सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला कौन थी? BS रमा देवी थी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा जी है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और कार्य क्या है? संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। फिर हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे थे कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 325 में निर्वाचक नामावली तैयार करते हुए समानता की बात की गई है, अर्थात जाति, धर्म, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 वैक्स मताधिकार की बात करता है, जो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। 327 और 328 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। 329 दोस्तों, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। ठीक है,
गठन की बात हमने 324(1) में पढ़ी थी। हमने बोला था कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निर्वाचन का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना करेंगे। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है दोस्तों? अखिल भारतीय संस्था है और ये स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। उसके बाद हमने आर्टिकल 324(2) में संरचना के बारे में बात की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य उतने आयुक्तों से मिलकर बनेगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करी, और राष्ट्रपति ने वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त निर्धारित किए हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। आर्टिकल 324(3) में हमने क्या पढ़ा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो आयोग का अध्यक्ष होगा। 324(4) में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए। फिर हमने देखा था मूलतः एक निकाय था, फिर 1989 में पहली बार त्रिसदस्यीय निकाय बना, फिर 1990 में पुनः एक सदस्यीय बन जाता है और 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय बन जाता है, जिसमें एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं। फिर हमने सेवा शर्तें देखी, तो भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें पद अवधि वही होगी जो कौन निर्धारित करे? राष्ट्रपति निर्धारित करे, परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। संसद ने विधि बनाई, उसके तहत तीनों को वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान होंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के समान होंगे, ये धारा 3 में बोला। वेतन कितना होगा? 2.5 लाख प्रति माह होगा, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेंगे, और पद अवधि दोस्तों 6 वर्ष और 65 वर्ष की होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की। जब भी कभी इनके बीच विवाद हो जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया दोस्तों कैसी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, अर्थात दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित करने के बाद ही इन्हें हटाया जाएगा। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकता है। आर्टिकल 324(6) क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। कार्य एवं शक्तियां: परिसीमन एवं सीमांकन करना निर्वाचन क्षेत्रों का, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन तिथि समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, आचार संहिता लागू करना। साथ ही साथ संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के संबंध के मामलों में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सलाह देना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना, चुनाव धांधली, बूथ कैप्चरिंग, अन्य हिंसा के मामलों में निर्वाचन रद्द करना। राष्ट्रपति शासन में यदि 1 वर्ष से आप यदि बढ़ाना चाहते हो तो निर्वाचन आयोग ये बताएगा कि निर्वाचन कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में हमने देखा कि ये कैसा निकाय है मित्रों? ये संवैधानिक संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन्हें केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। साथ ही साथ इनके वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया सकेगा और इनके वेतन भत्ते संचय निधि पर भारित होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे तो 1951 के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत भारत में अंतराधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से आयु घटा के कितनी कर दी गई पक्षमत अधिकार की? 18 वर्ष कर दी गई, जो 28 मार्च 1989 से लागू है। और मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया चुका है, 52, 63, 73, 2002 में। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल की पारुल विधानसभा में 1982 में किया गया था। 1998 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया और ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव कब कराए गए? 2004 में। वीवीपैट का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? नागालैंड में, गोवा में पूर्ण रूप से किया गया और 2019 के आम चुनाव वीवीपैट के माध्यम से ही कराए गए। ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब आज के प्रश्न का फटाफट जवाब दे दीजिए। और आज का शानदार प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय पहली बार कब बना? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय पहली बार कब बना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों को बताओ कि आयोग कहां से पढ़ें? सारांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ें और इसी प्रकार हमें सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।